तो हाय डेननेट, मेरा नाम है अमर जाजू और आज हमारे साथ में है राजेंद्र उचके जी। उचके जी इंचार्ज है, चीफ फायर ऑफिसर है नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। आज हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फायर सर्विसेज इस कोविड के दौर में कैसे ऑपरेट कर रही है और इनके लिए क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम पे। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि आप लोग फायर सर्विस वीक अभी सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से आप लोग नहीं कर पाए। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये फायर सर्विस वीक क्या है और किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है और आप लोग क्यों नहीं कर पाए उस चीज को। फायर सर्विस वीक ये जनरल पीपल में जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो अवेयरनेस लाना है उसके लिए मनाया जाता है। इसके हम्म। पीछे इसलिए ऐसे है कि 1944 में मुंबई डॉक में एक जहाज की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। वो जहाज में अंगार लग गई थी और उसको बुझाते हुए हम्म। 66 फायरमैन शहीद हुए थे। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उन शहीदों के याद में 14 अप्रैल ये फायर सर्विस डे मनाया जाए और पूरा वीक फायर सर्विस वीक मनाया जाए। और उस वीक में जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस है आम जनता में, उसको हाँ। लाने के लिए वो वीक का उपयोग किया जाए। हम्म। तो उस वजह से, और ये कब कब मनाते हैं सर ये वीक? स्पेशल मतलब कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में? 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के मनाते हैं। इस बार कोरोना के चलते हम्म। देश भर में उसे जिस तरीके से मनाया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं मनाया गया है। और हाँ। जो भी अवेयरनेस है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हम्म। किया गया है। अच्छा। अब सब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी जो हम लोग जो फायर सर्विसेज वगैरह देखते हैं, हम लोग मोस्टली जब कोई खबरें पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जनरल पॉपुलेशन में भी जिनको पता नहीं होता कि ऑपरेट कैसे करते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, आपके अंडर में क्या क्या चीजें आती है। एक्चुअली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें फायर सर्विस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। तो ये हम्म। स्टेट गवर्नमेंट ने रन करने वाला डिपार्टमेंट है। हम्म। ज़्यादातर स्टेट में ये स्टेट फायर सर्विस के रूप में है। हाँ। बहुत से स्टेट में ये पुलिस के साथ है, पुलिस फायर सर्विसेज करके। हम्म। और महाराष्ट्र में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिया गया है ये डिपार्टमेंट हम्म। चलाने के लिए। हम्म। तो नागपुर में ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक डिपार्टमेंट है। और ये जो लाइफ और प्रॉपर्टी जब एंडेंजर्ड होती है ड्यू टू फायर और बाय एनी अदर मीन, तो वहाँ लोग हम लोगों को कांटेक्ट करके हमारी हम्म। सेवाएं ले सकते हैं। और 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है नेशन वाइड वो एक ही नंबर है 101। हम्म। उस पे आप कॉल करके इमरजेंसी की जानकारी दे सकते हैं। और हम्म। जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ से जो मैन एंड मशीन का मोबिलाइजेशन होना है वो होता है। और हम्म। आपको फायर से रिलेटेड इमरजेंसी हो या रेस्क्यू करना हो तो हमारे लोग तुरंत जल्द से जल्द पहुँच के वो सेवा प्रदान करते हैं। हम्म। सर, अभी जैसे कोविड का आउटब्रेक चल रहा है, तो ऑब्वियसली एक आप लोगों के लिए भी चैलेंज है इन सब चीज़ों में ऑपरेट करना। तो कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, उन उन चीज़ों का पालन करते हुए आप लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं अभी, और आपके सामने क्या चैलेंजेस है? कोविड जो पैंडेमिक है और पूरे दुनिया में वो छाया हुआ है, तो उसको लड़ने के लिए किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी न होते हुए एज अ टीम और एज अ सोसाइटी हम लोग सब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम्म। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर डिपार्टमेंट को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है। हमारे हम्म। पास स्प्रेइंग करने के लिए व्हीकल्स है, स्प्रेइंग करने के लिए नोजल्स है। उसका हम्म। यूज़ करके जो सैनिटाइजेशन का वर्क है वो हम लोगों को दिया गया है। तो हम्म। हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं वो, हम्म। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनएमसी के जो हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो हम्म। सारों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी ड्रॉ किया था और एक प्रोग्राम बनाया था कि पूरे शहर को ही सैनिटाइज किया जाए। हम्म। 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 जो हमारे 10 जोन हैं, तो हम्म। 10 जोन में 10 टीमें हम्म। अलॉट की गई थी। और वो टीम्स को एक रोड मैप दिया जाता था कि रोज आपको इतना एरिया कवर करना है। अगर समझ लो इन बिटवीन कोई अफेक्टेड एरिया आ गया, कहीं से पॉजिटिव पेशेंट आ गया, उस हाँ, एरिया हाँ। को इमरजेंसी में अगर सैनिटाइज करना है तो फिर वो मशीनरीज वहाँ मोबिलाइज की जाती थी। तो हाँ। इस तरीके से मिलके सारे डिपार्टमेंट ने हम्म। सैनिटाइजेशन का वर्क किया है। और सैनिटाइजेशन का वर्क फायर डिपार्टमेंट ने ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे तक, जब हम्म। आदमी और जो
रास्तों पे मूवमेंट जब बंद हो जाती है, सारे दुकान बंद हो जाते हैं, उस हम्म। टाइम पे हम्म। सोडियम हाइपोक्लोराइट को 1% अपने पानी में मिक्स करके फायर टेंडर के स्प्रे और जेट से पूरे हम्म। शहर गली को सैनिटाइज किया गया है। हम्म। पर ये सर, ये सैनिटाइजेशन की बात हो गई। अगर कहीं पे शहर में आग लगती है और आप लोगों को वहां पे बुलाया जाता है, या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर आपको बुलाया जाता है, तो जैसे अभी साइक्लोन एम्फान भी जो देश में आया, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये गई कि कोविड हमको बोलता है कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लेकिन जहाँ लोगों को रेस्क्यू करने की बात आती है, लोगों को फटाफट वहां से मोबिलाइज करना होता है, उनको लेके जाना होता है। तो आपका काम एज अ फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यू करना और कोविड गाइडलाइंस को साथ में मद्देनजर करना, ये कितना मुश्किल हुआ है अभी? प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कोविड के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें कैजुअलिटी को 1 to 1 हैंडल करना पड़ता है। हम्म। उसमें बेटर वे हम लोग यही कर सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर हम्म। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग दोनों हम लोगों को करना है। फायरमैन की जो कमी है आपके पास में, आपको क्या लगता है? 61 फायरमैन है आपके पास में, आपने बताया था। तो वो एक 30 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम नंबर है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है, और आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? फायरमैन का संख्या तो बहुत कम है और इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो उसमें भी हम लोगों ने जो अल्टरनेट जो रिसोर्सेस है वहाँ से मैन पावर कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जैसे वॉलेंटियर सर्विसेज लेते हैं। उसके हम्म। साथ साथ होमगार्ड की भी सर्विस हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के पास लिख के उनकी भी हेल्प ली है। और जो नागपुर में काफ़ी एनजीओज है जो हम लोगों को ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पे हेल्प करते हैं, उनके पास से भी काफ़ी मैन पावर हमको मिलता है। जैसे मर्चेंट नेवी एसोसिएशन है, उनके बोट रेस्क्यू के लिए उनके पास से भी हम लोगों को टाइम टू टाइम मैन पावर मिला है। तो ऐसे बाकी सारे ऑप्शंस को ट्राई करके हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो भी इमरजेंसी के वक्त कॉल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा करके सारा शो मैनेज हो रहा है और हम लोगों ने अपने सर्विसेज को मैन पावर के कम होने के चलते डिटोरिएट नहीं होने दिया है। हमारे सर्विसेज के अगेंस्ट में काफ़ी कम कंप्लेंट आपको सुनाई देगी। और ये सर, ये क्या आयरनी नहीं है कि यहाँ पे नागपुर फायर कॉलेज है और फिर भी हमारे पास फायरमैन की कमी है नागपुर में? हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। कुछ मैटर्स जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास से जैसा ही रिक्रूटमेंट रूल अगर क्लियर होके आता है, तो एनएमसी इन पोजीशन टू कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और तुरंत वो मैन पावर हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है और अभी साथ में कोविड के चलते वो ठीक तरीके से हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये माहौल ख़त्म हो जाता है तो तुरंत मैन पावर का भी इशू सॉर्ट आउट हो जाए। सर, जैसे हम लोग अगर फायर सर्विसेज एज ए करियर ऑप्शन की बात करें, तो यंगस्टर्स का भी देखा है कि यंगस्टर्स का भी जो इंटरेस्ट है फायर सर्विसेज में, या उनका अवेयरनेस है, बहुत कम है। तो आप फायर सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन अगर यंगस्टर्स को बताना चाहे, तो आप कैसे, क्या बताएंगे उनको, कैसा करियर ऑप्शन है ये उनके लिए? धीरे धीरे फायर सेफ्टी के बारे में लोगों में भी अवेयरनेस आते काफ़ी बढ़ा हुआ है। हम्म। और जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेजेस में जो सब ऑफिसर कोर्स है, उसके बाद बी फायर है जो नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, उसके हम्म। लिए तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। उसमें काफ़ी अप्लीकेशंस आती है और काफ़ी बच्चे पास आउट होकर अपना करियर भी बना रहे हैं। और हम्म। ख़ास तौर पे जो बी फायर है जो काफ़ी अरसों से बंद था, लेकिन पिछले 5 साल से वो शुरू हो चुका है। तो उसमें तो इतना बड़ा वैक्यूम है बी फायर में मार्केट में कि फर्स्ट बैच जो अभी 1 साल पहले पास आउट हुआ है, तो हम्म। कैंपस इंटरव्यू में सारे बच्चों के पास 2-2 3-3 कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर थे। जो बी फायर है उसकी तो काफ़ी डिमांड है, और जो लास्ट बैच पास आउट हुआ है उस सारे बच्चों के पास 2-2 या 3-3 अपॉइंटमेंट लेटर थे। जो गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, अपने पीएसयूज है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, तो ऐसे कंपनीज में बी फायर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और देश के बाहर भी जितने भी ऑयल रिफाइनरीज, गैस बेस्ड, पेट्रोकेमिकल, जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज है, उसमें हम्म। फायर ऑफिसर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और जिस हम्म। तरीके से अभी इंडस्ट्री का ग्रो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फायर ऑफिसर की जो ज़रूरत है वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। साथ में जो मल्टीप्लेक्स मॉल्स और 30 मीटर से ऊपर की जो बिल्डिंग है, उन सारों में फायर ऑफिसर का होना महाराष्ट्र लाइफ हम्म। फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2008 के अनुसार फायर हम्म। ऑफिसर का रहना मैंडेटरी किया गया है। तो हम्म। इस तरीके से फायर ऑफिसर
और जो बीई फायर है उसमें हम्म। करियर ऑप्शन काफी अच्छा है मेरे ख्याल से। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि नागपुर में भांडेवड़ी डंपिंग यार्ड है। और हर गर्मियों में जहाँ नागपुर में गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ आग लग जाती है। और एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है, तो वहाँ पे फायर सर्विसेज, हमारे फायरमैन जो है वहाँ पे हर बार होते हैं। जब हमारी मेरी सर से बात हुई थी तो सर ने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत मुश्किल से जो है फायरमैन हमारे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए कि वहाँ पे भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में जो चल रहा है वो कैसे, मतलब किन परिस्थितियों में हमारे जवान वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको अखबारों से पता चला होगा कि हम्म। नागपुर पहले 10 हॉटेस्ट सिटीज में है 3-4 दिनों से, और हम्म। साथ में नागपुर का जो सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है वहां पर भी फायर लगी हुई है पिछले हम्म। 4 दिनों से। हम्म। साथ में रात को कोविड के भी सैनिटाइजेशन के स्प्रे के लिए ड्यूटीज लगी हुई है। हम्म। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है फायर डिपार्टमेंट का, और हमारे जवान फिर भी हम्म। ये सारे कठिनाइयों को फेस करते हुए अपनी बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। साथ में हम्म। फायर कॉल्स का भी जो संख्या है नागपुर में मई महीने में काफ़ी बढ़ जाती है। तो वैसे भी हम्म। हम लोग अलर्ट में रहते ही है क्योंकि ये फायर सीजन होता है। तो हम्म। डंपिंग यार्ड में सिचुएशन ऐसी कि ऊपर से 46 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर, साथ में हम्म। जो डंपिंग का जो सारा कचरा होता है उसकी जो टॉक्सिक धुआं होता है, और हम्म। साथ में वहाँ का जो अनब्रीदेबल एटमॉस्फेयर और बाकी चीज़ें, हम्म। अगर देखा जाए तो काफ़ी एडवर्स सिचुएशन में हमारे जवान वहाँ काम कर रहे हैं, और मेरा उनको सल्यूट है। और साथ में जितनी भी इमरजेंसी आ रही है उसको भी साइमल्टेनियसली हम इक्वली विदाउट डिले रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सिचुएशन तो थोड़ी एडवर्स है, लेकिन वी हम्म। आर कमिटेड टू इट, और हम लोग जो हमारा बेहतरीन से बेहतरीन दे रहे हैं और कंटिन्यूसली देते रहेंगे। सर इस चीज के लिए सच में आप लोगों को सलाम है कि आप लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में, जहाँ पे हर जगह से आप लोगों पे प्रेशर है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड की वजह से इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल है। गडकरी जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस खोलना चाहता है या जिसका बिजनेस पहले एस्टेब्लिश्ड है, उसको प्रोसीजर्स में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का एक बहुत मेजर रोल होता है किसी भी बिजनेस में, चाहे मॉल्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो। आप लोगों को फायर नॉर्म्स की परमिशन देनी होती है। तो जहाँ पे एक तरफ आप लोगों पर प्रेशर होता है कि आप लोग फटाफट परमिशन दे दे, दूसरी तरह आपको इंश्योर भी करना है कि कोई जो सामने वाला आदमी है उसने कोई वायलेट नहीं किया है नॉर्म के, उसके नॉर्म्स बराबर है। तो दोनों ही मामलों में ठीकरा आपके सर पे ही फूटता है, फायर सर्विसेज के ऊपर ही फूटता है, फायर डिपार्टमेंट के ऊपर ही फूटता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये सजेस्ट करेंगे कि कुछ थोड़ा रीमॉडलिंग हो आपके प्रोसीजर्स का, या कोई रिफॉर्म्स है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग तरीके की होती है क्योंकि ये लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड होता है। तो हम्म। कुछ भी लैकुनास हमारे साइड से रह जाता है या कुछ लैप्सेस हमारे ऑफिसर की तरफ से रहते हैं और वहाँ कोई इंसिडेंट होता है, तो फायर ऑफिसर के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो वो प्रेशर तो हमेशा रहता ही है। तो जैसे जो कायदे बने उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर नियमों में अगर इसके साथ कुछ बदल होके आता है तो हम लोग उस तरीके से फंक्शन करेंगे। ये टोटल जो मैंडेटरी प्रोविजंस है फायर एक्ट में, हम्म। उसके चलते और उसके अनुसार ही हम लोगों को काम करना हम्म। पड़ता है, और उसका पालन करना ये हमारा दायित्व है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे इसमें हम्म। ईस्ट टू बिजनेस में अगर कुछ रिलैक्सेशन आते हैं तो हम लोग हम्म। उस तरीके से हमारा जो फंक्शनिंग है या हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें उस तरीके का मोल्ड किया जाएगा। सर अगर हम लोग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जहाँ पे बिजनेसेस है, इंडस्ट्री है, मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, सिर्फ वहाँ पे फायर नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए। हजारों बिल्डिंग्स है नागपुर में, हजारों सोसाइटीज है, लोगों को नहीं पता होता। लोगों को फायर ड्रिल्स के बारे में नहीं पता है, फायर नॉर्म्स के बारे में नहीं पता है। तो हम लोग एज ए नेशन नेक्स्ट, अगर हम लोग इंटरफेस बनना चाहे आपके बीच में और रेसिडेंट्स के बीच में, और सोसाइटी में जो रेसिडेंट्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, सिटीजन है हमारे, तो हमारे माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो सर्विसेज है, जो ड्रिल्स है, किस तरीके से उसका फायदा रेसिडेंट्स उठा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो? अभी जो हाईराइज बिल्डिंग का कल्चर आया है वहाँ हम्म। हम लोग हमारा आशियाना 14वें 15वें 20वें माले तक के लेके गए हैं। हम्म। तो वो अपने आप में एक रिस्क ही है।
तो सब लोगों ने ये खुद समझना चाहिए कि अगर मुझे किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट में खुद का बचाव करना है तो मैं कितने देर में वहां से बाहर निकल पाऊंगा या सेफली इवैक्यूएट खुद अपने आप को कर पाऊंगा या मेरे फैमिली मेंबर्स को कर पाऊंगा, और कितने देर में इमरजेंसी टीम्स या जो फायर डिपार्टमेंट है या रेस्क्यू टीम्स है वो आपकी बिल्डिंग में कितने समय में पहुंचने वाली है। जैसे कि ट्रैफिक के इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन का इश्यूज होता है, हमारे कंट्रोल रूम तक के मैसेज मिलने का इश्यू होता है। तो इसमें जो 15 से 20 मिनट या कभी कभी उससे ज़्यादा का जो समय चला जाता है, और उसी दरम्यान अगर आप बहुत ज़्यादा पैमाने में स्मोक इनहेल कर लेते हो तो आप हमेशा रिस्क में। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको खुद की रक्षा खुद कैसे करना, इसका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर वो फायर को कम्बैट करने के लिए आपके बिल्डिंग में ही वहाँ पर प्राइमरी मतलब बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से लेके वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और सारे तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स का वर्केबल सिचुएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट अगर वो पहुंचे तो उनको कम से कम समय में आपके हर फ्लोर पे जो फायर फाइटिंग मेजर्स है वो अगर यूज करने को मिलते हैं तो काफी कम समय में फायर पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फायर का सिस्टम आपके बिल्डिंग में रहना, उसका यूज कैसा करना ये आपको जानकारी रहना, और उसका हमेशा वर्केबल कंडीशन में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये मेंटेन अगर हो जाती है तो आप निश्चिंत आपके घर में आराम से रह सकते हैं। क्योंकि आप अगर रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस भी है तो भी वो इक्वली एक फायर हजार्ड है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरीके से हमारा जो कल्चर है किस तेजी से बढ़ा है। आज हाई राइज बिल्डिंग में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें इंटीरियर पे प्लाईवुड, फोम, कर्टन, क्लॉथ ये यूज न किया गया हो, और ये सारी ज्वलनशील चीजें हैं। एक बार आग लगते ही तुरंत आग बहुत तेजी से फैलती है। फोम वगैरह तो सिंथेटिक मटेरियल है, इसका जो स्मोक निकलता है वो टॉक्सिक होता है। तो आप 2-3 इनहेलेशन में ही कोलैप्स हो जाओगे। तो आपका घर एक अपने आप में हजार्ड है। वहाँ सारी ज्वलनशील चीजों का आपने डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज किया हुआ है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी आपने सारी वो प्लाई के पीछे छुपा के रखी हुई है। आपके घर में एलपीजी भी है, आपके घर में दिया बत्ती भी होती है। तो ये सारे हजार्ड और रिस्क के बीच में आप रह रहे हैं, तो आपको तो खुद को बचाने के लिए आपके पास अपना एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और सारे रिसोर्स आपके विद इन रीच होना बहुत जरूरी है। तो कितना जरूरी है, जैसे लोग घर खरीदने जाते हैं तो बाकी सब सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फायर नॉर्म्स या फायर परमिशन या सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते, तो कितना जरूरी है कि उस सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। रेरा कायदा आने के बाद थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि सारी मैंडेटरी जितनी भी अप्रूवल्स है वो अभी बिल्डर और प्रमोटर्स ले रहे हैं। और लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि फायर का वन टाइम अप्रूवल से नहीं होता है, उसका हर 6 महीने आपको रिव्यू भी करना पड़ता है। फायर फाइटिंग मेजर्स वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर आपको बिल्डर ने सारे अप्रूवल्स देके हैंड ओवर भी कर दिया तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सोसाइटी एंड द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और आइदर द ऑक्यूपेंट ऑफ दैट बिल्डिंग टू मेंटेन दैट सिस्टम इन वर्किंग कंडीशन। अगर वो उसकी भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी वो बिल्डर की जिम्मेदारी है। तो हर एक व्यक्ति ने अप्रूवल्स तो चेक करनी चाहिए, साथ में वो सिस्टम को टाइमली मेंटेन करके पीरियोडिक चेक के साथ उसको वर्किंग कंडीशन में भी रखना चाहिए। और सर फायर ड्रिल्स की अगर हम लोग बात करें, फायर ड्रिल्स की बात करें, फायर सेफ्टी की बात करें, तो आप हमारे सिटीजन्स को या बिजनेसेस को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो चीजें उन्होंने हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और ये चीजें उन्होंने फॉलो करनी चाहिए। सभी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी इंसिडेंट होने के बाद वो बोलते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम होगा तो हम लोग ऐसा ये गलतियां नहीं करेंगे। तो ये गलती इंप्रूव करने के लिए ड्रिल एक बहुत सही माध्यम है। अगर आप रिपीटेड ड्रिल्स करेंगे तो आपको आपकी खामियां, गलतियां नजर आएगी और आप उसको करेक्ट करते हुए रहोगे। और जब आपको एक रियल इंसिडेंट फेस करना पड़े तो आप बिना गलती किए आपका और आपके बिल्डिंग में रहने वाले सारे ऑक्यूपेंट्स को सेफली इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ड्रिल्स के तो अपने एडवांटेज काफी सारे हैं। तो अगर जैसे मैक्सिमम लोग ये ड्रिल वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो एक जनरल अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर बोले तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए सिटीजन वगैरह ने। आप जो मैक्सिमम फायर में अगर आपने देखा सुना पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिकल ओरिजिन से ज़्यादा फायर होते हैं। और जिस तरीके से
घर में हम लोग दिए लगाते हैं, नेकेड फ्लेम्स होती है, एलपीजी गैस के जो लूज कनेक्शंस होते हैं या ट्यूब्स का लीक होना, तो ये कॉमन कॉजेज है फायर के। तो हर घर में पहले ये इंश्योर किया जाए कि फायर ही ना लगे। तो ये तो पहले सेफ्टी है, इसके ऊपर ध्यान दें कि प्रॉपर गैजेट्स के ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्रॉपर आईएसआई मार्क के ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करें, और कुछ स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर से ही खरीदे। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ना खरीदे जिसको कोई सर्टिफिकेशन ना हो या आईएसआई मार्क ना हो या कोई ऑथेंटिक अप्रूवल्स ना हो। तो क्वालिटी वाले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उन्होंने यूज करना चाहिए, और उसके जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ 3 पिन है वहाँ 3 पिन का ही यूज होना चाहिए, सर्किट को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। आप देखोगे एक सॉकेट में ही कई सारे प्लग अटैच किए जाते हैं, तो फिर करंट ज्यादा ड्रॉ होता है और वो जो वायर हीट होता है, इंसुलेशन जलता है और फायर शुरू होती है। तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन से, क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से आपके घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग कराइए। कहीं पर भी लूज वायरिंग, लूज टैपिंग मत रखिए, कोई भी कैजुअल अप्रोच इलेक्ट्रिसिटी से मत रखिए। फायर के साथ साथ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से, इलेक्ट्रोक्यूशन से भी होने वाली डेथ बहुत ज़्यादा है। अगर रोड एक्सीडेंट के बाद किसी चीज़ से ज़्यादा डेथ होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है। और फायर से भी डेथ की संख्या देश में बहुत बढ़ चुकी है जब से ये हाई राइज बिल्डिंग कल्चर आया है और ये इंटीरियर डेकोरेशन का वर्क बढ़ा है। तो एलपीजी से रिलेटेड भी सुरक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं, तो उसका अगर पालन किया जाए और फायर को लगने ही ना दिया जाए, और लगने के बाद स्प्रेड होने के लिए अगर हम लोग कम से कम अपने घर में फ्लेमेबल मटेरियल रखें, तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती और आप एक सेफ जिंदगी बिता सकते हैं। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जैसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए नेशन नेक्स्ट की तरफ से सबसे पहले हाथ जोड़कर आप सबको सलाम है मेरा। और हम लोगों की आशा है कि आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे और ऐसा ही अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए नेशन नेक्स्ट के साथ में। थैंक यू सो मच सर। डिपार्टमेंट की तरफ से भी और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी नेशन नेक्स्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.